100 नंबर आपका स्वागत करता है। मैं हूं माधव तिवारी। हर अपराधी के लिए अपराध करना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है जुर्म को छुपाना भी, क्योंकि मशहूर है एक कहावत कि गुनाह और गुनहगार कभी छुप नहीं सकते। एक नजर हमेशा उन पर टिकी है और वो है 100 नंबर, जिसकी पकड़ से कोई भी क्रिमिनल बच नहीं सकता। और आज समाज के वही दुश्मन 100 नंबर के टारगेट पर हैं। गाजियाबाद की जिस गुंडाराज और गणतंत्र की तस्वीर से हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं, वो आपका दिल भी दहला कर रख देगी। तस्वीरें आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर गाजियाबाद के अंदर सुरक्षित है कौन, न पब्लिक और न खास। ये रिपोर्ट देखिए। वक्त तकरीबन 7:20। जिला गाजियाबाद का थाना मुरादनगर, नेशनल हाईवे 58 की रावली रोड। अचानक ये इलाका थर्रा उठा। गोलियों की आवाज ने दहशत फैला दी। ताबड़तोड़ एक के बाद एक 100 राउंड गोलियां चलाई गई और जब बारूद का गुबार छटा तो सनसनी फैल गई। यूपी 14 CM 3096 नंबर की स्कॉर्पियो गाड़ी छलनी कर दी गई थी और उसके अंदर बैठे सभी 7 लोग खून से लथपथ थे। तब तक कोई जानता नहीं था कि जानलेवा हमला किस पर हुआ है। गोलियों से छलनी कर दी गई गाड़ी किसकी है और उस गाड़ी के अंदर कौन कौन है। सड़क पर चले आ रहे थे जी, सामने से गोली चला। कौन सी गाड़ी से थे वो लोग? कितने लोग थे गाड़ी में? कुछ नहीं पता। क्या कोई AK-47 इस टाइप का भी हथियार था? नहीं, नहीं, कुछ नहीं देखा। आप कितने लोगों की गोली लगी है? गाड़ी में थे आप? हाँ, अच्छा, कितने लोगों को लगी है गोली? 7 लोग। 7 लोगों को। नेताजी को कितनी लगी है, कुछ जानकारी? हमले का शिकार जख्मी ड्राइवर ने तुरंत गाजियाबाद के थाना कविनगर इलाके के सर्वोदय अस्पताल की तरफ गाड़ी का मुंह घुमा दिया और अस्पताल पहुंचकर ही दम लिया, जहां अस्पताल के अंदर और बाहर अफरा तफरी मच गई। जब गोलियों से छलनी और खून से सनी गाड़ी से एक के बाद एक सभी जख्मी लोग उतारे गए, जिनकी हालत के मद्देनजर तुरंत इलाज शुरू कर दिया गया। रावली रोड पर मुरादनगर में इन पर फायरिंग किया गया और जो गाड़ी की हालत आप देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ऑटोमेटिक हथियारों से दोनों तीनों तरफ से गाड़ी पे गोली बरसाई गई। तो सर क्या पता चला? अभी उनको शिफ्ट भी किया गया, कैसी हालात है? अभी यहाँ पर मेडिकल की सुविधाएं कम थी तो उन्हें फोर्सेस भेजा गया। अभी कैसी हालात है उनकी और कितने लोगों की गोली लगी है, क्या जानकारी मिली है? जो उनके साथ में गाड़ी में कई साथी थे उन्हें भी गोलियां लगी हैं, उनको उपचार नहीं चल रहा है, अस्पताल से वहां भेजा गया। और फिर जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई तो खबर फैली कि जानलेवा हमला गाजियाबाद के बीजेपी नेता बृजपाल तेवतिया पर हुआ है। उनके एक साथी ड्राइवर और 4 गनर भी हमले का शिकार बने हैं। बीजेपी नेता बृजपाल तेवतिया और उनके 2 गनर अशोक और रामपाल की हालत ज्यादा नाजुक थी, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद नोएडा के फोर्टिस हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। ये नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन अभी हम फॉरेंसिक्स को इसको भेजेंगे तो इसकी जानकारी होगी। कोई बदमाश पकड़ा गया है सर? नहीं, अभी तक नहीं। सर, इसमें इनका क्या बिजनेस था? ये क्योंकि प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करते हैं तो वो भी एक एंगल है, तो उस पर भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं।
सर ब्रिजपाल तेवतिया के पास सिक्योरिटी थी, अभी 2 महीना पहले बताया जा रहा है कि हटा ली गई, ऐसा क्यों, क्या उनको पहले से थी? नहीं, ऐसा नहीं था। उन्होंने सबको बताया गया था कि जिसको भी सिक्योरिटी की आवश्यकता है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, तो इनकी तरफ से कोई सुरक्षा नहीं है। गाजियाबाद पुलिस के एसएसपी के मुताबिक बीजेपी नेता ब्रिजपाल तेवतिया की गाड़ी पर हमलावरों ने ऑटोमेटिक हथियारों से फायरिंग की। हमलावरों का मकसद तेवतिया की जिंदगी खत्म करना था। तेवतिया की गाड़ी को ओवरटेक कर गोलियां बरसाई गई और अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि 100 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें 21 गोलियां गाड़ी के सामने वाले शीशे पर लगी और 5 बुलेट ने गाड़ी के बोनेट की बखियां उधेड़ दी। और जिन हथियारों से फायरिंग हुई उनमें AK-47 समेत 9mm की पिस्टल है। और ये गुंडा राज है। इस सरकार में जो है ना, गुंडा इतना फ्री हो गया है, उसे बिल्कुल चिंता ही नहीं है गुंडे। दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं। गुंडा राज है, गुंडा राज की पराकाष्ठा है। और इससे बुरी घटना क्या हो सकती है? वहीं दूसरी तरफ एसएसपी गाजियाबाद की माने तो जिस वक्त बीजेपी नेता ब्रिजपाल तेवतिया और उनके साथियों पर जानलेवा हमला हुआ, उस वक्त वो मुरादनगर इलाके में ही थे और जैसे ही वारदात की सूचना मिली तुरंत मौका वारदात की तरफ रुख कर दिया। सभी यहाँ पे जितने भी हमारे पुलिस मोबाइल पार्टीज थी उनको सबको दिया गया था, तो सभी लोगों ने इस एरिया में चेकिंग करना शुरू किया, पूरी तरह से बैरिकेडिंग लगा के और घेराबंदी करके चेकिंग करना शुरू किया था। तो उसी दौरान 2 ऐसे अपराधी थे जो उस गाड़ी को छोड़ चुके थे जिस पे इन लोगों ने अटैक किया था, और उधर से वो लोग एक ऑटो या टेम्पो के सहारे मोदी नगर क्षेत्र में आए, जहाँ पे एसओ मोदी नगर और इनके साथ इनके हमराई लड़कों ने चेकिंग के दौरान ये 2 बदमाशों को देखा, तो उनको अरेस्ट करने के लिए कोशिश किया, तो वो हवाई फायरिंग करते हुए वहाँ से भाग निकले। तो पुलिस पार्टी उनके पीछे भागी, तो उन्होंने एक बैग उन्होंने छोड़ दिया वहाँ पे, जिसमें ये असले सब बरामद हुए हैं, और इसमें एक AK-47 और 2 9mm की पिस्टल है, और AK-47 की मैगजीन है और 9mm की मैगजीन है, और इसमें एम्यूनिशन भी बरामद हुई। पुलिस की माने तो हमलावर बड़ी चालाकी से अपनी गाड़ी छोड़कर एक ऑटो में सवार हो गए, मगर जब रास्ते से गुजरने वाले हर ऑटो की चेकिंग की गई तो पुलिस पर भी हमला किया गया और हमलावर ऑटो छोड़कर भाग गए। लेकिन इस दरमियान लोडेड हथियारों से भरा बैग हमलावरों के हाथ से छूट गया, जो गाजियाबाद पुलिस के हाथ लग गया। तस्वीरें देखी, जिस AK-47 से हमला हुआ वो गन, 9mm की 2 पिस्टल, मैगजीन और कई जिंदा कारतूस पुलिस के हाथ लगे। आगे हम बताएंगे कौन है ब्रिजपाल तेवतिया और कितना ऊंचा है उनका सियासी कद। तो देखते रहिए हमारी खास पेशकश गाजियाबाद में गणतंत्र। गाजियाबाद के बाशिंदे बीजेपी नेता ब्रिजपाल तेवतिया पर जानलेवा हमले से उनके समर्थक आक्रोशित हैं। तेवतिया आज जिंदगी के लिए मौत से जद्दोजहद करने पर मजबूर हैं। दवा के साथ साथ दुआ का दौर भी जारी है, लेकिन हम आपको बताते हैं ब्रिजपाल तेवतिया का अतीत और कैसे उन्होंने सियासी सीढ़ी पर पैर रखकर अपना कद काफी ऊंचा कर लिया। वाले ब्रिजपाल तेवतिया जाट नेता है। उन्होंने पहले लोकदल से अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और फिर बीजेपी में शामिल हो गए।
देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह के करीबी होने की वजह से साल 2012 में बीजेपी ने बृजपाल तेवतिया को मुरादनगर से चुनाव लड़ाया था, लेकिन वो 5000 वोटों से हार गए और तीसरे स्थान पर रहे। बृजपाल तेवतिया 2012 में भी भाजपा के टिकट से मुरादनगर से चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार भी उन्हें टिकट का प्रबल दावेदार माना जा रहा था। गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी उनकी नज़दीकियां जग जाहिर हैं। इसी को लेकर सूबे के मुखिया अखिलेश यादव ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद कई टीमें गठित की गई और पूरे उत्तर प्रदेश को हाई अलर्ट पर रख दिया गया। आपको बता दें कि बृजपाल तेवतिया का विवादों से पुराना नाता रहा है। इसके पहले अपने ही गांव के पूर्व पुलिस कांस्टेबल सुरेश दीवान की हत्या में बृजपाल का नाम आया और बृजपाल को जेल भी जाना पड़ा। हालांकि अब लोग उसे पुरानी बात कहकर भूलने की बात कहते हैं, लेकिन बताया जाता है कि ये रंजिश जमीन के मुआवजे को लेकर हुई थी। सुरेश दीवान की हत्या के बाद सुरेश का करीबी और उस समय का यूपी का मोस्ट वांटेड राकेश हसनपुरिया और बृजपाल के बीच ठन गई। कुछ सालों बाद पुलिस ने राकेश का एनकाउंटर कर दिया। बृजपाल पर तब भी आरोप लगा कि एनकाउंटर में मुख्य भूमिका बृजपाल ने ही निभाई थी। पुलिस राकेश की पत्नी सुनीता से पूछताछ कर रही है, जो अभी बागपत के खेकड़ा में पुलिस कांस्टेबल है। ये पुलिस इसमें 3-4 एंगल्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। एक तो जिनको गोली लगी है उनके पुराने रंजिश के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और बाकी जितने भी इनके कुछ बिजनेस एंगल्स भी हो सकते हैं, तो इस सभी में हम लोग काम कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों के पास जो सूचना है उसके हिसाब से 2 लोगों का नाम इसमें मुख्य रूप से आ रहा है, एक मनोज और एक शेखर। तो उनके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी तो वो घर छोड़ के भागे हुए हैं और हम लोग पूरी तरह से उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक महिला का भी नाम इसमें प्रकाश में आ रहा है, जो जिस एंगल पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें उस महिला के बारे में ये बताया गया था कि पुराना कोई एक राकेश हसनपुरिया की वो पत्नी है जिसका मर्डर हुआ था। तो उसी में ये पता चल रहा है कि इसमें इसका भी नाम आ रहा है। हो सकता है उसका भी कुछ इन्वॉल्वमेंट हो। उस एंगल पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सर, सुनीता का प्रोफाइल क्या है? वो एक पुलिस कांस्टेबल है और राकेश हसनपुरिया की वाइफ है और अभी इस वक्त बागपत में वो तैनात है। पुरानी रंजिशों को देखते हुए 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, जिसमें राकेश हसनपुरिया की पत्नी सुनीता और राकेश हसनपुरिया का मौसेरा भाई मनोज निवासी महरौली और मनोज का मित्र शेखर चौधरी निवासी गाजियाबाद हैं। पुलिस अब इसी थ्योरी पर आगे काम कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन तीनों के तार, इन तीनों की दुश्मनी पुरानी रंजिश जुड़ी हुई है बृजपाल तेवतिया से। हम आपको बता दें कि राजनीति में शामिल होने से पहले बीजेपी नेता बृजपाल तेवतिया दिल्ली पुलिस में एक कांस्टेबल थे और सिपाही की नौकरी छोड़कर राजनीति में शामिल हुए थे। हालांकि बृजपाल उन सभी आरोपों से अलग अपने को आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत करते रहे और इस बार भी बृजपाल के समर्थकों को उम्मीद थी कि यूपी चुनाव में बृजपाल को ही बीजेपी का टिकट मिलेगा। बृजपाल तेवतिया जाट नेता हैं और उन्हें राजनाथ सिंह का काफी करीबी माना जाता है। हम आपको ये भी बता दें कि बृजपाल तेवतिया को खुद भी अपने ऊपर हमले की आशंका थी, इसलिए अपने साथ वो 6 से 7 गनर लेकर चलते थे। लेकिन जब उन पर जानलेवा हमला हुआ तो उनके गनर भी कुछ नहीं कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। गाजियाबाद में गणतंत्र की जो खौफनाक तस्वीर 11 अगस्त की रात उभरी, उसने पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी और कार्यप्रणाली पर सवाल उठा दिए और यह भी सवाल उठा दिया कि गाजियाबाद पुलिस करती क्या है। ऑटोमेटिक असलहों से लैस अपराधी सड़क पर निकलते हैं और 100 राउंड फायरिंग कर सनसनी फैला देते हैं।
गुरुवार शाम बीजेपी नेता बृजपाल तेवतिया के ऊपर मुरादनगर के जिस जगह पर हमला हुआ था वहां की तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। ये वही जगह है जहां पर बृजपाल तेवतिया और उनके साथियों के ऊपर बदमाशों ने 100 राउंड से ज़्यादा फायरिंग की थी। घटनास्थल की तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सड़क है जहाँ पर बृजपाल तेवतिया की गाड़ी पर फायरिंग की थी बदमाशों ने, यहाँ पर जो गाड़ी के शीशे हैं वो यहाँ पर बिखरे हुए हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि AK-47 से हमला किया गया था और बदमाशों ने 100 राउंड से ज़्यादा की फायरिंग की थी। जो गाड़ी थी बृजपाल तेवतिया की स्कॉर्पियो, आप देख सकते हैं कि यहाँ रोड पर खून के निशान भी आप देख सकते हैं। इस घटना में 6 लोगों को गोली लगी है और जिस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है उसके बाद कह सकते हैं कि पूरे इलाके में सनसनी है। जो आसपास के लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि जैसे ही उन्होंने यहाँ पर गोली चलने की आवाज़ सुनी, पूरे क्षेत्र में कह सकते हैं कि भगदड़ मच गई। AK-47 वाले शूटर गाजियाबाद की चलती सड़क पर दहशत फैलाकर फरार हो गए। पुलिस का नामो निशान तक नहीं था। फॉर्च्यूनर गाड़ी सवार बदमाशों ने बीजेपी नेता बृजपाल तेवतिया की स्कॉर्पियो गाड़ी को ओवरटेक कर 100 राउंड गोलियां बरसाई। बीजेपी नेता समेत 7 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए और अब जिंदगी के लिए मौत से लड़ाई लड़ने पर वो मजबूर हैं। खौफ के निशान अब भी मुरादनगर की रवाली रोड पर चस्पा है। गाड़ी का टूटा कांच, सड़क पर पसरा खून जो गवाही दे रहे हैं दहशत की। आइए उन लोगों की जुबानी सुनते हैं जिनके कान तक खौफ की आवाज पहुंची और वो लोग अपनी जान बचाकर छिप गए। 7 बजे चली थी गोली। किसी को देखा था आपने? हमने देखा तो किसी को नहीं कि कैसी गोली चली। हमने वो आड़ में थे ईंट के, तो हमने देखा नहीं उसको कि ये कैसी गोली चली कैसी नहीं चली। हाँ, धुआं उठा है इसी से और धर 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 बजने लगा। बस हमने जंगलवार भाग गए बच्चे लेकर के। देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह के करीबी बीजेपी नेता बृजपाल तेवतिया फोर्टिस अस्पताल में भर्ती है, जहां उनसे राजनाथ के बेटे पंकज सिंह और केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा मिलने पहुंचे। बीजेपी नेता तेवतिया पर हमले की खबर से लखनऊ तक हिल उठा और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर दलजीत सिंह चौधरी सीधा नोएडा के फोर्टिस अस्पताल तेवतिया का हालचाल जानने के लिए आ पहुंचे, जहां मीडिया से भी मुखातिब हुए। 3 विक्टिम्स भी वहाँ दाखिल हैं। तेवतिया जी का रात में ऑपरेशन हो चुका है। डॉक्टर्स का कहना है कि वो रिकवर कर रहे हैं, स्थिति स्टेबल है लेकिन अंडर वॉच है। सीनियर डॉक्टर्स उनकी देखभाल कर रहे हैं और 2 जो अन्य विक्टिम्स हैं उनकी भी हालात ठीक हैं, बहुत जल्दी रिकवर करेंगे। अभी तक जैसे कि जख्मी बीजेपी नेता तेवतिया का हाल चाल जानने के बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने उस जगह पर दस्तक दी जहां से हमलावरों की फॉर्च्यूनर गाड़ी बरामद हुई थी। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में बैठे यूपी पुलिस के मुखिया डीजीपी ने भी बयान दिया कि पूछताछ जारी है, कई लोग हिरासत में लिए गए हैं, रंजिश की बात भी बताई गई है। उसमें कल रात में जैसा कि आपको मालूम है कि जो असलहे प्रयुक्त हुए थे AK-47 और एक राइफल और 2 पिस्टल्स ये बरामद हो गई थी। आज सुबह जो गाड़ी इस्तेमाल हुई थी फॉर्च्यूनर वो भी बरामद हो गई है। ये पता चला है कि उसका जो नंबर है वो फेक है और उसके अंदर एक और असलहा भी मिला है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और आईजी STF दोनों वहाँ मौके पर हैं और छानबीन कर रहे हैं और जो संभावनाएं हैं कि किस प्रकार का बैकग्राउंड है जिसमें ये घटना हुई है उसको देखा जा रहा है। वहीं जख्मी तेवतिया से मिलने के लिए कई VIP आते जाते रहे और सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद रखी गई ताकि लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर दलजीत सिंह चौधरी ने दम भरा कि सख्त तफ्तीश की जाएगी और जल्द आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। रंजिश के एंगल से भी जांच जारी है और जिन जिन से दुश्मनी की बात सामने आई है उन्हें या तो हिरासत में लिया गया है या फिर उनकी तलाश की जा रही है। काफी सारी हमने टीम्स बनाई हैं और कई लोगों को अलग अलग स्थान पर पिक करके अलग अलग पूछताछ कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे कि आप जानते हैं कि जो असलहा बरामद हुआ है उससे यही परिलक्षित होता है कि ये एक कोई प्रोफेशनल गैंग है जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई है। अभी जैसे आप जानते हैं करीब 1 घंटा पहले गाड़ी भी बरामद हो गई है
फॉरेंसिक साइंस के हमारे एक्सपर्ट्स और निवाड़ी थाना क्षेत्र से। अब हमारा मुख्य काम ये रह गया है कि हम जितनी जल्दी हो एक कॉन्क्रीट लाइन पकड़ कर उसके लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंच। चलिए हम भी उम्मीद जताते हैं दम तोड़ती कानून व्यवस्था को मजबूत करने और खाकी के इकबाल को बचाने के लिए यूपी पुलिस जरूर कोई ना कोई सकारात्मक काम करेगी। मगर सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे इतने खतरनाक हथियार हमलावरों तक पहुंचे, कैसे सड़क पर वो मौत का सामान लेकर घूमते रहे और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। कौन है मौत के सामान की तस्करी करने वाले, आखिर कैसे खत्म होगा गाजियाबाद में पसरा गणतंत्र, जिसके सहारे रोजाना खौफ की इबारतें लिखी जाती हैं। गाजियाबाद से शक्ति सिंह के साथ नोएडा से इंद्र सेन यादव की रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। सूबे का सिस्टम दम भरता है कि बहू बेटियां महफूज हैं। पुलिस हर वक्त मुस्तैद है उनकी सुरक्षा के लिए। लेकिन अब हम हापुड़ की जिस वारदात से आपको वाकिफ करवाने वाले हैं वो गवाही है दम तोड़ते लॉ एंड ऑर्डर की और बेलगाम हो चुके आबरू के दुश्मनों की। हापुड़ के थाना हाफिजपुर के गांव सादकपुर में वो सुबह रोज की तरह ही थी। रोज की तरह सूरज निकलने से पहले ही मीनू मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकली थी। सेहत के प्रति सतर्क मीनू काफी दूर तेज कदमों से निकल गई, इतनी दूर कि फिर लौट ही नहीं सकी। सुबह की ठंडक खत्म हो चली थी और सूरज चढ़ने लगा था, लेकिन मीनू घर नहीं लौटी। सामान्यतः मीनू 1 घंटे की वॉक के बाद घर लौट आती थी, लेकिन आज तो हद ही हो गई। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, अब तो उसको घर से निकले हुए 5 घंटे हो गए थे, लेकिन वो वापस नहीं लौटी थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। परिवार वालों को अब कुछ अनहोनी की आशंका होने लगी थी, लेकिन मीनू के साथ ऐसा हो जाएगा किसी ने सोचा नहीं था। जब इंतजार घबराहट में बदलने लगा तो मीनू के पति उसे खोजने निकले। सड़क, गली, मैदान, हर जगह मीनू के पति ने उसकी तलाश की, लेकिन मीनू नहीं मिली। मीनू की गुमशुदगी की बात पूरे गांव में फैल गई। हर कोई मीनू की तलाश कर रहा था, लेकिन वो नहीं मिली। लेकिन इसी बीच अपने खेत की ओर जा रहे एक किसान की चीख से सारे माहौल में सनसनी फैल गई। किसान ने गन्ने के खेत में एक महिला का शव पड़ा देखा। जब गांव के लोगों ने गन्ने के खेत पर जाकर देखा तो गांव वालों के होश उड़ गए। सुबह से गायब मीनू का नग्न अवस्था में शव पड़ा हुआ था। नैन सिंह की घरवाली घूमने आवे जी, डेली आवे, और उसका आज पता नहीं लगा। अब यहाँ ढूंढने में निकले तो ईंख में पड़ी मिली, मरी गई। अच्छा, हत्या हो गई उनकी? हत्या हो गई। तो मतलब वो उनके कपड़े वगैरह अलग पड़े हुए थे? बेइज्जती बहुत बुरी तरह हुई पड़ी है। रेप वगैरह की आशंका है? रेप किया। पुलिस को सूचना दी थी? हाँ जी, पुलिस को सूचना दी है। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है इसमें? पुलिस आ गई है जी, मौके पे यहाँ आ रही है। खेत में महिला की लाश मिलने की खबर पुलिस तक पहुंची तो आनन फानन में पुलिस के आला अधिकारी दल बल के साथ गांव पहुंच गए। एक महिला जो साबजीपुर की रहने वाली है, रोज जो है सड़क पर टहलने निकलती थी और वो कुछ बीमार भी थी। आज सवेरे टहलने निकली थी और गांव से लगभग 1 फरलांग दूर गन्ने के खेत में, सड़क से 20 कदम दूर गन्ने के खेत में उसकी जो है लाश मिली है। और वह जो है ऐसा बताया जा रहा है कि वह नग्न अवस्था में थी। गांव वालों का आरोप है कि महिला की रेप के बाद हत्या की गई है। गन्ने के खेत में महिला की लाश जिस अवस्था में मिली है उससे तो शक यही है किसी ने मॉर्निंग वॉक पर निकली इस महिला के साथ वहशियाना हरकत की है और अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए एक और गुनाह कर डाला। अब पुलिस पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ भी बता पाने की बात कह रही है। रेप की आशंका लगाने गाँव के लोग। अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही होगा कि इसकी मृत्यु का कारण क्या है और इसके साथ क्या हुआ है। महिला की हत्या से पूरे गांव में दहशत है।
गम और गुस्से को समेटे महिला का परिवार सरकार और पुलिस प्रशासन से पूछ रहा है, मीनू का क्या कसूर था। दरअसल ये सवाल मीनू का ही नहीं बल्कि यूपी के हर परिवार का है जो अपने घर की महिलाओं के बाहर निकलने पर दहशत में रहता है। अपराधियों के दिलों में पुलिस का खौफ नहीं है, यही वजह है कि आज यूपी के हर बाशिंदे को यूपी में डर लगता है। सतीश चौधरी, हापुड़, नेशनल वॉइस। 100 नंबर में आज बस इतना ही। कल फिर खुलेगी गुनाह की एक और डायरी और 100 नंबर पर होगा उसका हिसाब किताब। दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।